प्रणाम गुरुजी। ली बेरा जी का प्रश्न है नवी मुंबई से। वो पूछ रही हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ईगो से ऑपरेट हो रही हूँ या विजडम से। क्योंकि बाउंड्रीज में तो एक्ट करना पड़ता है। और पूछ रही हैं कि कोई अपना वर्ड और वर्क एथिक्स नहीं रख रहा है पर हम रखते हैं, तो क्या गारंटी है कि लोग मेरे साथ ऑनेस्ट होंगे काम होने के बाद। मैं कश्मकश में हूँ कि ईगो की सुनूं या विजडम की। बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न है, क्योंकि व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य, इनके बीच में बैलेंस कैसे बैठे। ईगो जो है वो व्यवहारिक सत्य को मैनेज करने में एक्सपर्ट है, ऐसा उसका दावा है ईगो का। और एक विजडम है जो कि पारमार्थिक सत्य को जीती है। तो पारमार्थिक सत्य को जीना है और व्यवहारिक सत्य को भी जीना है। इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बनाएं। अब हम जो है पारमार्थिक सत्यों को जी रहे हैं और उसमें होता यह है कि हम किसी के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब क्या गारंटी है इसकी कि वह जो इसका नतीजा हमें पॉजिटिव ही देगा, वह नेगेटिव भी तो दे सकता है। तो इस मसले को कैसा सुलझाएं। और आज के परिवेश में यह बड़ी समस्या है, क्योंकि व्यवहारिक सत्य के झटके इतने बड़े हैं कि वो हिला देते हैं। लोग जो है आपसे धोखा कर जाते हैं, आपकी संपत्ति लेन देन को हड़प कर जाते हैं। अब यहीं इतने लोग बैठे हैं, ज़्यादातर लोगों के अनुभव ऐसे हैं जिनके हम सुनते हैं कि हमारी जीवन की संपत्ति का बड़ा हिस्सा कोई नियर एंड डियर ले गया, लौटा नहीं रहा है। किसी का कहना है हमारी प्रॉपर्टी ले ली और दिया कुछ भी नहीं उन्होंने। तो इस प्रकार के बड़े झटके भी होते हैं। तो अब इसमें कैसा किया जाए। हम अपने ईगो को यदि हटा लें, अपनी विजडम से जिएं, तब तो बहुत मुश्किल काम है। सरवाइव करना मुश्किल है। स्ट्रगल ऑफ सर्वाइविंग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल ज़्यादा हो गया है। पहले आसानी से सरवाइव कर जाते थे, अब ज़्यादा कठिनाइयाँ हो रही हैं सरवाइव करने में, है ना। तो स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, ये जो हमेशा से रहा है। और स्ट्रगल अलग अलग किस्म के रहे हैं। हर एरा के, हर युग के, हर समय के अपने स्ट्रगल अलग अलग रहे हैं। पाषाण युगीन मनुष्य रहा है तो उसके स्ट्रगल अलग रहे हैं, कि वह सोचता था कि मेरे पास अच्छे पत्थर हों जो धारदार हों, अच्छे हों, और उन पत्थरों को फेंक करके मैं जख्मी कर सकूं किसी हिरण को और किसी जानवर को, और मेरा शिकार मिल जाए, मेरा भोजन मिल जाए, है ना। तो अच्छे पत्थरों की तलाश में रहता था, उसको नोक बनाता था, उस नोक बना करके वह जो उस पत्थर के सहारे लड़ता था। और थोड़ा आगे सभ्यता बढ़ी तो वह यह देखने लगा कि कोई अच्छा सा डंडा हो, पर डंडे में जो है किसी प्रकार से आगे और सभ्यता बढ़ी तो लोहा जुड़ गया, और लोहे में धार और आकार आया तो एक भाला जैसा बन गया। उससे बहुत कुछ आसान हो गया। लेकिन उसके साथ साथ जैसे जैसे ये सभ्यता विकसित होती चलती, संसाधन बढ़ते चलते हैं, तो स्ट्रगल किसी और लेवल पे चले जाते हैं, है ना। उस समय एक्चुअल जो संपत्तियां हैं उन्हें संभालना और बचाना था। अब वर्चुअल संपत्तियों को बचाना पड़ता है। अब वर्चुअल संपत्तियां हैं तो लूट भी वर्चुअल होती है ना। एक वर्चुअल तौर तरीके होते हैं, और वर्चुअल तौर तरीकों को पकड़ना पहचानना ज़्यादा मुश्किल काम होता है। एक्चुअल संपत्ति में तो दिख रहा है कि सामने वाला आ रहा है, युद्ध के मूड में है, उसे युद्ध करना है, युद्ध करके अपनी संपत्तियों को बचाना है।
अब तो ये है कि वह जो है आएगा दोस्त बन करके और आपकी संपत्तियों को लेके चला जाएगा, है कि नहीं? सब कुछ वर्चुअल हो गया है ना। बड़े प्रेम प्यार से आएगा, कुछ करेगा और वो जो है बहला फुसला के आपकी संपत्तियों को अपने नाम ले जाएगा। आपको क्या करने, कुछ बटन दबाने हैं। आपने कुछ बटन दबाया और संपत्तियाँ उसके पास पहुंच गई, है ना। और कुछ ऐसा भी चलता है कि आपके बटन दबाए वगैरह भी संपत्तियाँ इधर की उधर चली जाती हैं। उसको क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम, है ना। एक चीज़ वह है, वह भी स्ट्रेस और भय को बढ़ाती है। और एक ऐसा है कि वो आपको फुसला करके आपसे बटन दबवा दे और वो फंड अपने पास कर ले। इधर वर्चुअल आजकल कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। अब ऐसा लगता है कि जो वर्चुअल तौर तरीकों से हमारी असुरक्षा बढ़ रही है संपत्तियों से संबंधित, तो इसे बचाने के लिए ईगो बहुत ज़रूरी है। बगैर ईगो के आप इसे बचा नहीं सकते हैं। और विजडम के सहारे तो हम पारमार्थिक सत्यों में तो ठीक है, लेकिन व्यवहारिक सत्यों में हम गड़बड़ा जाएंगे। तो ईगो भी होना चाहिए। इस प्रकार की बातें इस मन में उठती रहती हैं, द्वंद्व मन में चलता रहता है कि बैलेंस का मतलब ये है कि ईगो भी बना रहना चाहिए। एक बात तो यह है कि व्यर्थ कुछ भी नहीं होता है। इस सृष्टि में व्यर्थ जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। हर चीज़ का कोई ना कोई उपयोग होता है। भय है तो उसका उपयोग है। यदि भय न हो तो फिर जो है कोई बच्चा आग में जाकर के जल भी जाएगा, गिर भी जाएगा। एक बार आग में जल गया है तो दूसरी बार फिर वापस उसी आग में गिर सकता है, क्योंकि भय नहीं है ना। अब भय पैदा होता है कि एक बार इसे चोट हो गई, मतलब इससे भय पैदा हो गया। तो यह जो है, यह तो विजडम की निशानी है ना। एक गड्ढे में दोबारा ना गिरना, ये क्या है, विजडम है ना। अब आप जो है, कोई बच्चा जो है एक बार आग से जल गया, दोबारा फिर वो आग के पास जाने से पहले डरता बोलता है ताता ताता, नहीं जाना, है ना। तो ऐसा बोल के क्या बता रहा है कि मेरी विजडम जागी है, इसके पास नहीं जाना, इसके पास जाने से हानि होती है। यह विजडम है ना, ये विजडम ही तो है। और उसमें भय का प्रयोग है। तो विजडम में सब कुछ समाहित है। पहली बात तो समझना पड़ेगा। एक तो ईगो को जीना है। ईगो के सेंटर में आप स्टेबल हैं और सब उसके सहारे ही आपका तय हो रहा है। आपका सारा कुछ जो तय हो रहा है ईगो के आधार पे तय हो रहा है। ईगो बीच में है, सेंटर में है, उसके आधार पे सब कुछ तय हो रहा है। एक जो है आप विजडम के सेंटर में हो, उसके आधार पे सब तय हो रहा है। तो विजडम के पास सारे टूल्स हैं। उन टूल्स में भय भी होगा और लोभ भी होगा, क्रोध भी होगा, है ना, और ईगो भी होगा, अहम भी होगा। हर चीज़ों का उपयोग करके टूल हैं। अब ये है का मतलब क्या, मतलब ये है कोई चीज़ है का मतलब अस्तित्वकृत है ना, उसकी उपयोगिता है तब तो वह चीज़ है ना। अब ये कि उसका मिसयूज़ होने लगा है। विजडम सेंटर में होनी चाहिए और बाकी सारे उसके टूल होने चाहिए। अब अहंकार यदि सेंटर में आ गया और वह विजडम को एज ए टूल यूज़ करने लग गया तो मामला गड़बड़ हो जाता है। सिर्फ जो है राइट सेंटर की बात है। तो विजडम यदि सेंटर में आ जाए और बाकी टूल सारे हैं, उसी को कहते हैं अभिनयपूर्वक जीना। अभिनयपूर्वक क्रोध भी होता है। अभिनयपूर्वक जो है अपने ईगो को भी दिखाया जाता है कई जगह पर, लेकिन दिखाया जाता है, उसे एज ए टूल यूज़ किया जाता है। वह वास्तविकता नहीं होती, वह केंद्र में नहीं है ना। वह एक उपयोगिता की तरह है। विजडम तो यही है ना कि सारे टूल हैं और सबकी उपयोगिता है, हम समय के हिसाब से उसको उपयोग करते हैं। टूल है कोई, है ना, कोई टूल है, आपके पास कोई हथौड़ा है तो आप हथौड़ा लेके दिन रात चलोगे, हथौड़ा लेके नहाओगे, हथौड़ा लेके सोओगे, हथौड़ा लेके खाना खाओगे, ऐसा होगा क्या? भाई हथौड़े का जब उपयोग है तब हथौड़े का उपयोग करोगे, उसके बाद में
खाना खाते समय हथौड़े की जरूरत नहीं है, नहाते समय हथौड़े की जरूरत नहीं है, सोते समय हथौड़े की जरूरत नहीं है। जब हथौड़े की जरूरत नहीं है तो नहीं है, उस समय उसका क्या करना, जब जरूरत है तो उठा लिया और यूज़ कर लिया, ठीक है ना। उसमें जो है ईगो की जरूरत जब पड़ेगी तो ईगो को यूज़ कर लोगे, भय की जरूरत पड़ेगी भय को यूज़ कर लोगे, लोभ की जरूरत पड़ेगी लोभ को यूज़ कर लोगे, है ना। उपयोगिताएं तो हैं, बड़े चित्र चित्र हथियार रहते हैं, लेकिन जब जिसकी जरूरत पड़ती है ना उसी की जरूरत पड़ती है, दूसरा उसकी जगह काम नहीं कर पाता। जिस हथियार की जरूरत होती है उस समय वही हथियार ही चाहिए, दूसरा हथियार जो उस जगह पर आएगा तो वह एफिशिएंसी उसकी नहीं होगी, वह उपयोगिता उसकी नहीं हो सकती जैसी कि उस निर्धारित हथियार की है, उस टूल की है। तो जो है हर चीज़ टूल है, हर चीज़ टूल है। सृष्टि में जितने विकार हैं वो विकार भी टूल ही हैं। विजडम ऐसा है कि उसका सही उपयोग करने पर वह विकार नहीं रह जाता, है ना। दान और लोभ एक ही चीज़ है, पता है, दो अलग अलग चीज़ें नहीं है। दान और लोभ जो है एक ही चीज़ है। उसके इस छोर को पकड़ो तो दान मिलेगा, उस छोर को पकड़ो तो लोभ मिलेगा, एक ही चीज़ है। क्रोध और सहानुभूति एक ही चीज़ है, इस छोर से पकड़ो तो ऐसा, उस छोर से पकड़ो तो ऐसा। तो यहाँ पर दो चीज़ें नहीं है। राइट विजडम का मतलब ये है उसके हाथ में जो कुछ पड़ जाएगा वह सम्यक हो जाएगा। विजडम का मतलब यह है। आपको पता है आप जो दवाएं खाते हो वह पॉइजन है, लेकिन उस पॉइजन का इतनी लिमिटेड मात्रा में उपयोग किया जाता है कि वह दवा हो जाती है, ठीक है ना। आपको पता है अमृत जो है, कोई आदमी को पकड़ो और उसको एक घड़ा भर के अमृत पिला दो तो क्या होगा, वहीं मर जाएगा ऑन स्पॉट, देन एंड देयर मर जाएगा। घड़ा भर के 50 लीटर जो है उसको अमृत पिला दो, वहीं मर जाएगा, अमर नहीं होने वाला है। तो हर चीज़ की मात्रा, एक संतुलन। विकार का अर्थ है कि वह चीज़ तो हर चीज़ सही है लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया है, उसका संतुलन बिगड़ गया, उसमें दुराग्रह शामिल हो गया है। जितनी चीज़ चाहिए थी, जहाँ थमना था वहाँ थमे नहीं, उसको प्रेस्टराइज करके और आगे खींच के ले गए, उसको प्रेस्टराइज करके आगे खींच के ले गए, तो विकार हो गया। भगवान बुद्ध के पास सब लोग बैठे थे तो एक भिक्षु ने पूछा, भंते विष क्या है, जहर क्या है। अब ये प्रश्न कोई पूछने जैसा है, किसी भगवत पुरुष से पूछने जैसा है, लेकिन भगवत पुरुष उसका भी उत्तर दे देते हैं, है ना। ये तो किसी वैद्य से पूछना था, किसी साइंटिस्ट से पूछना था, लेकिन पूछा किससे, किसी भगवत पुरुष से, बुद्ध पुरुष से पूछा। तो उन्होंने जवाब दिया, भिक्षु जो भी जरूरत से ज़्यादा है, अतिशय है, वह विष है। जो जरूरत से ज़्यादा है वह विष है, मतलब जो अपने सम्यकत्व को खो चुका वह विष हो गया, जहाँ पर बैलेंस नहीं बचा। इसी को जो है एक सूत्र वाक्य में कहा जाता है, अति सर्वर्थ वर्जेत। अति हर जगह पर मना है, प्रतिबंधित है, उसको रोका जाता है, अति मत करो, क्योंकि अति का अंत हो जाता है, अति का अंत हो जाता है। तो यह विजडम होनी चाहिए कि जो जरूरत से ज़्यादा है वह विष होने लगेगा। यही विजडम चाहिए। यह विजडम है तो क्रोध जो है करुणा बन जाएगा,
सहानुभूति बन जाएगा, है ना। लोभ जो है दान बन जाएगा। सिर्फ सम्यक संतुलन की बात है ना। रॉन्ग स्ट्रेचिंग हो गई ना, राइट रॉन्ग डायमेंशन में स्ट्रेचिंग हो गई, उस स्ट्रेचिंग से जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो विजडम केंद्र में होनी चाहिए। विजडम में तुम प्रतिसंवेदन से जीते हो, प्रतिसंवेदन हमेशा सम्यकत्व के प्रति है। अब कोई व्यक्ति है, उस समय तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो अब तुम किताब खोलते हो, ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा कर रहा है, किताब में क्या लिखा है, मुझे क्या करना चाहिए। किताब तुम्हारे अंदर भर पड़ी हुई है, सबकॉन्शियस माइंड, है ना। ऐसी किताबों का जोड़ है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उसे तुम ढो रहे हो जन्मों जन्मों से, है ना। उल्टी सीधी, कचरा कूड़ा, तरह तरह की किताबें भरी पड़ी हैं वहाँ पर, करोड़ों किताबें, है ना। तुम्हारे मस्तिष्क में जो है 4 अरब कोशिकाएं हैं, 400 करोड़, और हर सेल्स में जो है हजारों जीबी डाटा जो है वह स्टोर किया जा सकता है, उतनी इंफॉर्मेशंस उसमें डाली जा सकती है। मतलब इस दुनिया में जितनी भी बुक्स हैं, जितना भी लिटरेचर है, जो कुछ भी है, वो एक व्यक्ति के दिमाग में आराम से स्टोर किया जा सकता है, बड़े आराम से किया जा सकता है। वो क्या, नालंदा का ही पुस्तकालय जलाया था ना, और बरसों तक जलता रहा। कब तक जलता रहा? बरसों तक जलता रहा, इतना बड़ा पुस्तकालय था। ऐसे जो है हजारों लाखों पुस्तकालय तुम्हारे दिमाग में आराम से स्टोर किए जा सकते हैं, ठीक है ना। इतना कुछ तुम्हारे भीतर मेमोरी है, मेमोरी की क्षमता है। लेकिन उससे कुछ तय नहीं होता है। अब तुम जो है किताब खोलोगे अपनी भीतर की, उसमें ढूंढोगे कि ये परिस्थिति आई है, कौन सी किताब खोलूं और कौन सी किताब के हिसाब से मैं डिसीजन दूं। और तुम्हारी किताबें पूरी गड़बड़ सड़बड़ किताबें, जन्म जन्म में तुमने भोगा, जो जिया, जो ये किया, तुम्हारे जो अनुभव हैं, धारणाएं हैं, दुराग्रह हैं, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम न जाने कितनी घुसी हुई हैं, विरोधाभासी, वो सारी किताबें हैं, और तुम अंदर धुंध में पड़े रहते हो। कुछ घटता है तो तुम निर्णय नहीं ले पाते, देखते नहीं हो, यह करूं कि यह करूं। तुम्हारे अंदर दोनों किताबें हैं। तुम्हारे अंदर की एक किताब बोलती है ऐसा कर लो, दूसरी किताब बोलती है ऐसा कर लो, तीसरी किताब बोलती नहीं दोनों मत करो, ठहर जाओ, कुछ और देखते हैं, है ना। ऐसी ढेर सारी तुम्हारी किताबें हैं, और तुम उन्हें उलझ पुलझ के मर जाते हो। उलझ पुलझ मर जाना है, कबीरदास जी क्या कहते हैं? उलझ पुलझ मर जाना है। इतनी किताबें तुम ढोगे तो उलझ पुलझ के मरोगे ना। इतनी किताबें तुम ढो के चल रहे हो, किताबों से ढूंढते हो, है ना। ईगो क्या करेगा? किताबें खोलेगा, उलझ पुलझ करेगा, और वह जो कुछ भी करेगा आधे मन से करेगा, क्योंकि दूसरी किताब बीच अंदर से आवाज़ देती रहेगी। कर तो जाते हो, लेकिन अंदर से आता है शायद ऐसा करता तो ज़्यादा अच्छा था, है ना। तो दूसरी किताब अंदर से आवाज़ देती रहेगी, तीसरी किताब अंदर से आवाज़ देती रहेगी। तुम्हारे पास पूरा कूड़ा कबाड़ा भरा पड़ा है, पूरा गार्बेज ही गार्बेज है। अब जो है विजडम से यदि जी रहे हो, तो विजडम से जो प्रतिसंवेदन होगा, है ना। प्रतिसंवेदन में जैसे का तैसा देखा जाएगा, और तब भीतर से अचानक कोई निर्णय आएगा, ऐसा होना चाहिए, और निर्णय आते ही इम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्यों इम्प्लीमेंट हो जाएगा?
द्वंद्व तो बचा ही नहीं, वहाँ नई किताब खोली जा रही, न वो किताब खोली जा रही है। तो उसको अप्लाई करने के लिए द्वंद्व में उलझना नहीं है। इधर निर्णय आएगा, इधर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इधर निर्णय आएगा, इधर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। गुणा भाग बचा ही नहीं वहाँ पर, गुणा भाग वाला कोई रोल ही नहीं है। और प्रतिसंवेदन से जो घटेगा उसके प्रति तुम्हारी स्वीकारता भी होगी। लाभ हानि जो होगा सो ठीक है, और जो भी हो गया वह राइट लेसन है हमारे लिए। हमने अपनी पूर्णता लगा दी, जो होना है सो होगा। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। कर्म हो जाएगा, करे करना नहीं, कर्म हो जाएगा और फल की इच्छा है नहीं, जो होगा सो स्वीकार है। ये प्रतिसंवेदन से जीना होगा। प्रतिसंवेदन से जियोगे तभी तो फल की इच्छा नहीं करोगे ना। यदि अहंकार से करोगे, कर्ता भाव से कुछ भी करोगे, तो वहां पर जो है फल की इच्छा होगी। फल की इच्छा तो उसमें समाहित है ना। कर्ता भाव से कर रहे हो कि मुझे यह पाना है इसलिए मैं कर रहा हूँ, मुझे ऐसा करना है इसलिए ये मैनेज करना है, ये मैनिपुलेट करना है, यह चेंज करना है ना। पूरा गुणा भाग है कि इससे ऐसा होगा इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये कर्ता और कर्म की थ्योरी। अब जो है वहां तो फल की इच्छा समाहित होगी, फल की इच्छा से ही काम किया जा रहा है। सारी महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो फल की इच्छा से कर्म के लिए अभिप्रेरण है, और यह समस्या है। यही समस्या है। एम्बिशंस जो है महारोग है, और एम्बिशंस तुम्हारी सभ्यता तुम्हें सिखाती है। और एम्बिशंस की ट्रेनिंग्स जो हैं तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में भरी पड़ी, वही गार्बेज है, और वह तुम्हें ऑपरेट करते हैं। एम्बिशंस जो हैं वो तुम्हें ऑपरेट करते हैं, उससे जुड़ी जो भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हैं तुम्हारे भीतर भरी पड़ी हैं, वो तुम्हें ऑपरेट करते हैं, तुम्हें सहज नहीं होने देते, तुम्हें स्ट्रेच करके रखा हुआ है। तुम देखते नहीं, तुम स्ट्रेच माइंड को जी रहे हो, है ना, दिखता ही है, स्ट्रेच किया हुआ माइंड है, सहज होता ही नहीं, बेचैन है, खिंचा खिंचा है। तुम्हारा माइंड स्ट्रेच किया हुआ है इन्फ्लुएंस स्ट्रीम ने, तुम्हें सहज होने ही नहीं दिया जाता। असहज का मतलब है तुम्हारे माइंड को स्ट्रेच किया गया है, ऐसा करना है, ऐसा होना चाहिए। तरह तरह के एम्बिशंस हैं। विजडम से जी रहे हो तो गुणा भाग है नहीं। गुणा भाग है नहीं मतलब जब समस्या आएगी तो आएगी, तब की तब देखी जाएगी। तो मन ही मन में क्यों गुणा भाग लगाओ कि ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कर लूँगा, वैसा हो जाएगा तो वैसा कर लूँगा, ऐसा उचित है कि वैसा उचित है, क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। कितने गुणा भाग हैं। और विजडम है तो गुणा भाग है ही नहीं। तब जैसी परिस्थिति आएगी, जब आएगी तब आएगी, तब का तब देखा जाएगा, तब का तब देखा जाएगा, जो होगा सो होगा, और समय अपने आप हो जाएगा, प्रतिसंवेदन से घट जाएगा। और प्रतिसंवेदन से जो घटेगा वहां कोई गुणा भाग होगा नहीं। जो घट गया सो ठीक है, और जो लेसन मिलेगा वह लेसन हमारे लिए रूपांतरकारी होगा, वह हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। वहाँ लाभ क्या है? राइट लिसनिंग और उससे होने वाला ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। सांसारिक लाभ हानि का गुणा भाग वहां पे नहीं होगा। ठीक है, सांसारिक लाभ हानि भी तो चलती रहेगी, देखी समझी जाएगी, लेकिन एम्फेसिस होगा लेसन पे, किसमें लेसन क्या छुपा है हमारे लिए। राइट लिसनिंग क्या है, क्या अस्तित्व हमें सिखाना चाहता है, और यदि हम वह सीखते हैं तो कॉस्मिक रिदम के खिलाफ जो हमारा स्टेप है
वो स्टेप जो है राइट स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा। हम कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइन हो जाएंगे। हर लेसन हमें कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइन करने की कोशिश है, हर लेसन। और वो लेसन हम लेते चलते हैं, कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइन होते चलते हैं। जिस दिन हम कॉस्मिक रिदम के साथ पूरी तरह से अलाइन हो गए तो अब लाभ ही लाभ है। हो सकता है दुनिया में आप असफल हो गए हों, हो सकता है दुनिया में बड़े धोखे खाए हों, क्या लेन देना उससे। जो धोखे खाकर नुकसान किया वो भी यहीं रह जाएगा, जो धोखे देकर लाभ प्राप्त किया वो भी यहीं रह जाएगा। सारे गुणा भाग जो यहीं रह जाएंगे। लेकिन जो है असली लाभ क्या है? असली लाभ है कि जो भी हुआ उससे जो लेसन हमें अस्तित्व देना चाहता था वो लेसन हमने लिया कि नहीं लिया। वह लेसन यदि हमने ले लिया तो हो गया, हम लाभ में आ गए। हो सकता है सांसारिक हानि हो जाए, लेकिन जो वास्तविक लाभ है वो लाभ हो गया। वास्तविक लाभ एक ही है कि कॉस्मिक रिदम के साथ जो अलाइनमेंट टूट गया है वो अलाइनमेंट वापस बन जाए। एक ही तो लाभ है ना, दूसरा कोई लाभ है ही नहीं। यही असली लाभ है, यही सच्चा सौदा है, यही करने जैसा है कि कॉस्मिक रिदम के हम अनुरूप हो जाएं। जो नृत्य में हमारी विरूपताएं हैं वह विरूपताएं विसर्जित हो जाएं, हमारे वह आग्रह दुराग्रह जो है विसर्जित हो जाएं, और उस कॉस्मिक रिदम को हम पहचान सकें, उस कॉस्मिक नृत्य को हम पहचान सकें और उसके साथ हम अलाइन हो सकें। तो ठीक है लिबेरा, तुम्हें जो है हो सकता है कि तुम्हारे निकटवर्ती लोग, नियर एंड डियर्स जो है धोखा दे दें सांसारिक मामलों में। वह धोखा तुम्हें लेसन दे के जाएगा। धोखा तुम्हें बताएगा कि तुम जो है गलत जगह पर अपेक्षाएं पाल रहे हो। धोखा किसे मिल रहा है? जो अपेक्षा पालता है उसे धोखा मिलता है। अपेक्षा के अनुरूप ही तो धोखा मिलेगा ना। तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो ना किसी से और उसने एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करी। अब तुम किसी से एक्सपेक्टेशन कर ही नहीं रहे हो। तुमने किसी की मदद करी और एक्सपेक्टेशन तुम्हारा है ही नहीं। तुमने उसे इकोनॉमिकल जो देना है वह भी दिया और एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है, और उसने जो है गड़बड़ कर दी। ठीक है ना, उसने गड़बड़ कर दी। तुम्हारा एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तो तुम्हें क्या उसमें दिक्कत होगी? तुम्हें सिर्फ लेसन मिल जाएगा कि ऐसा है, इट इज सो, ऐसा होता है, इट इज सो। और जो है वह लेसन तुम्हारी कॉस्मिक रिदम बनाने में सहयोग करेगा। और नहीं, तुम्हारी अपेक्षा है कि इस व्यक्ति से मुझे यह मिलेगा और वह नहीं मिला, तुम परेशान होते रहोगे कि मुझे क्यों नहीं मिला, मिलना चाहिए। संबंधों में भी होता है, इस व्यक्ति से मुझे प्रेम मिलना चाहिए था, इस व्यक्ति ने मुझे प्रेम देने के लिए कहा था, अब प्रेम नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है तो हम रोएंगे गाएंगे, परेशान हो जाएंगे। और उसने कहा था तो ठीक है, उस कहने में कुछ प्रेम मिल गया था, है ना। और बाद में जो है बात बदल गई। वह जो प्रेम है, इस प्रकार का जो प्रेम है, वो जब होता है तब होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। ऐसा थोड़ी नहीं कि प्रेम इस प्रकार का हो गया तो हमेशा जिंदगी भर बना रहेगा। तुम अपने आप को तो झांक के देखो, अपने आप को तो देखो। तुमने अपने जीवन में कई लोगों से कहा होगा मुझसे मुझे तुमसे बड़ा प्रेम है, और बाद में तुम मन ही मन उसे कोसते हो, गालियां देते हो।
तुम अपने आप को तो झांक के देखो, दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाते हो, अपने भीतर झांक के देखो तुमने जिन जीवन में कितने कर्म किए हैं, छोटे बड़े कितने किए हैं। दूसरों के दोष तो दिखते हैं, खुद का नहीं दिखता। जब भी ऐसी घटना घटे ना, तो अपने पूरे जीवन को झांक के देख लेना, ऐसे कर्म या ऐसे मिलते जुलते कर्म तुमने कितने किए हैं। दूसरा गलत है ये दिखता है, खुद गलत है ये नहीं दिखता। जब तुम्हारे पास एक पैमाना आ गया कि ऐसा करना गलत है, तो उस पैमाने को सबसे पहले अपने में जांच के देख लेना चाहिए। अपने पूरे इतिहास को देख लो। ऐसे तो कर्म तुमने कितने बार किए हैं, वह याद नहीं रहता। यह लेसन तुम्हें दिया गया कि तुमने ऐसे 1000 कर्म किए, ये तुम्हारी आदत रही है। अब तुम्हें बुरा लग रहा है, तो बुरा लग रहा है तो तुमने ऐसे करते क्यों? ये चीज बुरी है तो सबके लिए बुरी है। तुमने बुरे कर्म किए, अब तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम्हें दुख हो रहा है। यही तो विजडम है ना। और क्या विजडम है? लगातार तुम्हें लेसन्स दिए जा रहे हैं और तुम हो कि कुछ सीखने की तैयारी ही ना हो, होते ही नहीं तुम तैयार। दूसरों के दोष देखना छोड़ दो। संसार ऐसा है, ऐसा ही रहेगा। ऐसा एक अर्थ वो एक टीचर है। ये पूरा संसार, ये सृष्टि एक टीचर है। उसमें तुम्हें जो गलत भी दिख रहा है वो एक्चुअली गलत नहीं है, तुम्हारे लिए टीचिंग है। वह तुम्हारे पास दृष्टि चाहिए, सम्यक दृष्टि चाहिए कि तुम देख सको। कि तुम्हारे लिए रोज टीचिंग्स अवेलेबल हैं, रोज लेसन्स अवेलेबल हैं। क्या तुम उन लेसन्स को ग्रहण कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? उसको समझने के लिए तुम्हें ठहरना पड़ेगा। कि ठहर के ही कोई चीज समझी जा सकती, दौड़ते भागते कुछ नहीं समझा जा सकता। यदि रोज तुम्हारे लिए लेसन्स हैं और लेसन्स तुम्हें समझ में नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारे भीतर गड़बड़ है, तुम्हारे भीतर दौड़ भाग है, तुम्हारे भीतर बहुत गुणा भाग है, तुम ठहरे हुए नहीं हो। विजडम का मतलब क्या होता है? विजडम का अर्थ होता है तुम ठहरे हुए हो और ठहर करके जो जैसा है उसको जैसा का तैसा जान रहे हो। यह विजडम है। ईगो का मतलब ये है कि तुम दौड़ भाग रहे हो। ईगो जो है महत्वाकांक्षी होता है, उसकी अपनी दौड़ होती है, उसके अपने लक्ष्य होते हैं और दौड़ भाग रहा है, महत्वाकांक्षाओं के पीछे दौड़ रहा है। और उस दौड़ते भागते जो है वह कोई निर्णय ले रहा है। वह सम्यक निर्णय कैसे हो सकता है? वह कोई भी निर्णय वहां लेगा तो अपनी दौड़ के अनुरूप लेगा कि यह मेरा लक्ष्य है, मेरी मंजिल है, इतनी मैंने यात्रा की, इतनी बाकी है, इसमें यह बाधा बन रहा है, तो यह गलत है ना? उस रिलेटिविटी में ही तुम्हारे सारे निर्णय होंगे। वो निर्णय जो है स्वस्थ निर्णय नहीं है। एक दौड़ता भागता हुआ व्यक्ति वह कोई निर्णय ले रहा है तो उसके निर्णय स्वस्थ कैसे हो सकते हैं?
वह परिस्थितियों को समझ कैसे सकता है? दौड़ता भागता व्यक्ति परिस्थिति वहाँ क्या चल रहा है उसे कैसे पता चलेगा? कि वास्तविकता क्या है उसे कैसे पता चलेगा? वास्तविकता क्या है उसे जानने के लिए ठहरना तो पड़ेगा ना, कहीं पर ठहरना पड़ेगा कि नहीं ठहरना पड़ेगा? और ठहरे हुए तुम हो नहीं, तो तुम्हें पहले ठहरना सीखना है। जब तुम भीतर ठहर जाते हो, भीतर तुम ठहर जाते हो, सारी दौड़ भाग खत्म हो जाती है, तब तुम्हारे पास होती है विजडम, राइट विजडम, राइट इंटेलिजेंस। और उसके माध्यम से तुम जो जैसा भी जानोगे वो परफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि तुम जैसा का तैसा जान रहे हो, और वहाँ पर तुम्हें निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है, स्वभावतः जाना जा रहा है, और वहाँ पर तुम्हें निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। सब हो रहा है के तहत तुमसे भी हो जाएगा जो होना है, उस परिस्थिति के अनुरूप जो होना है वो तुमसे हो जाएगा, घट जाएगा। और इसे कहते हैं प्रतिसंवेदन। प्रतिसंवेदन के माध्यम से घटेगा, और जो भी घटेगा वह जो है सुफलदायी होगा, सुफल लेकर आएगा। मतलब राइट लिसनिंग हो जाएगी, और वही तो लाभ है, और दूसरा कौन सा लाभ है? और प्रतिसंवेदन तुम्हें वह सिखा जाएगा जो तुम्हें सीखना चाहिए, और तुम उस समय सीखोगे क्योंकि तुम ठहरे हुए हो। ठहरे हुए व्यक्ति की क्षमता है कि वह लर्न कर सकता है। दौड़ता भागता व्यक्ति कभी भी लर्न नहीं कर सकता, ठहरना पड़ता है। ठहरा हुआ व्यक्ति ही सीख सकता है, वही लर्न कर सकता है। तो सारा धर्म है तुम्हें ठहरना सिखाना। अब ठहरना सिखाने के लिए तुम्हें कहे कि ठहर जाओ, तो तुम तो ठहरने वाले हो नहीं। तब तुम्हें बताया जाता है कि तुम दौड़ रहे हो। देखो, पहली बात तो ये समझो कि तुम दौड़ रहे हो। दूसरी बात यह समझो कि तुम जिस रास्ते पे दौड़ रहे हो यह वह रास्ता नहीं है। तुम जिस मंजिल की बात कर रहे हो मंजिल वहां पे है ही नहीं, और तुम कभी मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे। दूसरी बात और गौर से देखो, तुम दौड़ रहे हो, एक साथ 10 रास्तों पे दौड़ रहे हो, एक साथ 1000 रास्तों पे दौड़ रहे हो। एक साथ इतने रास्तों पे दौड़ा नहीं जाता, तुम कहीं नहीं जा पा रहे हो। पहली बात तो एक रास्ते पे आओ, और एक रास्ते पर तुम आ जाओगे, एक रास्ते पर तुम आ जाओगे और दौड़ोगे। तो दौड़ते 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 पूरी तरह से दौड़ोगे, तब तुम्हें बताया जाएगा कि देखो तुम इतना दौड़ रहे हो, जरा गौर करो, क्या इतने दौड़ने से तुम्हारी कोई दूरी तय हुई? एलिस की कहानी है ना, एलिस की कहानी है ना, परीलोक में गई थी एलिस। एलिस इन वंडरलैंड। एलिस इन वंडरलैंड। हाँ, एलिस इन वंडरलैंड। तो एलिस जो है परीलोक में गई और वहाँ से रानी दिखी, तो वह उस रानी के पास जाना चाहती थी। वो दौड़ के उसके पास जाने लगी। और जो है रानी उसे इशारे कर करके अपने पास बुलाने लगी। रानी उसे इशारे कर करके अपने पास बुलाने लगी और एलिस दौड़ने लगी। एलिस जो के पास में ही थी रानी। रानी जो खड़ी थी एलिस के बिल्कुल थोड़ी दूर से में ही खड़ी थी, ज़्यादा दूर में नहीं थी। और एलिस दौड़ रही है, लेकिन उस दूरी उनकी उतनी बनी हुई है, उसके दौड़ने से दूरी घट नहीं रही है। तब वह पूछती है एलिस कि क्वीन, रानी, बात क्या है? मैं दौड़ रही हूं लगातार और ये दूरी कम क्यों नहीं हो रही है?
मैं एक क्षण को भी नहीं रुकी हूँ, और यह दूरी कम क्यों नहीं हो रही है? तब रानी कहती है, अरे तुम ऐसा ना सोचो, तुम यह सोचो यदि तुम दौड़ ना रही होती तो तुम कितना पीछे छूट जाती, तुम कितना पीछे छूट जाती। इसलिए तुम दौड़ते रहो, तुम्हें ज़्यादा तेज दौड़ने की ज़रूरत है, तुम्हें ज़्यादा तेज दौड़ने की ज़रूरत है। और ज़्यादा तेज दौड़ती है और तब भी जो है दूरी उतनी कितनी रहती है? और हमेशा जवाब यही रहता है, तुम यह सोचो यदि तुम इतना तेज न दौड़ती तो और पीछे छूट जाती। कुछ बिजनेसमैन मिलते हैं, जबरदस्ती अपनी बात कहते हैं, कह रहे स्वामी जी सोचते तो बिल्कुल हम आपके जैसा ही हैं, सोचते तो हम बिल्कुल आपके जैसा ही हैं, पर क्या करें, हमारी मजबूरी है, घर है, परिवार है, गृहस्थी है। हम इतना तेज ना दौड़ेंगे, ये सब ना करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे ना दुनिया में, हम दुनिया में पिछड़ जाएंगे। कैसे कैसे जस्टिफिकेशन है। वो किससे तुलनाएं कर रहे हैं? जो लोग उनसे पीछे खड़े हैं उनसे तुलनाएं कर रहे हैं, है ना। और दौड़ आगे की है, उनसे भी तुलनाएं करें कि इसको भी क्रॉस करना है, उसको भी क्रॉस करना है, उसको भी क्रॉस करना है। किसको किसको क्रॉस करोगे? तुमसे आगे 1000 लोग हमेशा खड़े रहेंगे, लाख लोग हमेशा खड़े रहेंगे, तुम कितना भी दौड़ लो। कोई व्यक्ति ज़्यादा धन कमा लेगा तो वह उनकी तरफ देखने लगता है कि मैं इतना मोटा, मैं ठीक से चल नहीं सकता, मैं खा नहीं सकता, यह आदमी देखो कैसा दौड़ भाग कर रहा है, हमसे उम्र में ज़्यादा है, दौड़ भाग कर रहा है, बढ़िया खा पी रहा है, बढ़िया सो रहा है, हमें तो नींद आती नहीं, और हमारे पास इतना धन है और ये आदमी गरीब है। एक गरीब आदमी मज़े से रह रहा है, इसको नहीं कोई बीमारी है, ना कोई टेंशन है, मस्त जी रहा है, ये तो इतना सब कुछ मेरे पास है और स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, और उसके पास कुछ है ही नहीं और वो बढ़िया मज़े में जी रहा है। पेड़ के नीचे जो है वो काम करते हुए वो लोहे की तगारी होती है ना, गमेला, उसको रख करके उसमें सिर रख के आराम से सो जा रहा है, या ईंट रख के सो जा रहा है, खर्राटे भर रहा है। और हम जो है एसी चला रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, और हमें नींद ही नहीं आ रही। हमारे पास भोजन है और खाने को खा रहे हैं तो खा नहीं पा रहे, स्वाद आ नहीं रहा है, भूख जाग नहीं रही। उस आदमी को रूखा सूखा दे दो तो कितने मजे से खा रहा है, वाह वाह, उसके चेहरे को देखो कितना आनंद ले रहा है उस भोजन का। तो तुम कितना भी कमा लोगे तो तुम्हारे आगे जो है कुछ लोग खड़े हैं, तुम्हारी दौड़ इतनी आगे और वो उस दौड़ में है ही नहीं, तब भी वो तुमसे आगे है। सोचो तो सही, तुम जिस दौड़ में बहुत आगे निकल चुके हो वह उस दौड़ में कहीं है ही नहीं, और वो तुमसे तब भी आगे, तुम उस दौड़ में न होने के बावजूद तुमसे आगे। कि जीवन जो है बहुआयामी है, जीवन जो है बहुआयामी है। इसमें संतुलन से जीना ही जीना है। एकांगी दौड़े जो है, एकांगी विकास तुम्हें फिर अंततः ऐसी कविताएं लिखने को मजबूर कर देगा, जीवन बीत गया, जीवन रीत गया। रहे आओ प्रधानमंत्री, क्या होता है? तुम्हारे ऊपर 100 किताबें लिख दी जाएं, तुम्हें जो है भारत रत्न का पुरस्कार दे दिया जाए, क्या होता है? पूछो, भारत रत्न का पुरस्कार मिल गया होगा, जीवन तो बीत गया, जीवन तो रीत गया। ऐसे खाली खाली आंखों से देख रहे भारत रत्न से क्या होगा? जीवन तो बीत गया, जीवन तो रीत गया।
फिर गुरुजी सांसारिक जीवन में डिसीजंस कैसे लेने चाहिए? डिसीजंस देना चाहिए। वही तो हम कह रहे हैं कि एक तो रहता है डिसीजंस लेना, एक होता है डिसीजंस को आने देना। ठीक है ना, ठहरो। ठहरने से जो है जो सम्यक मीमांसा है वो ठहरने से होती है, करनी नहीं पड़ती, हो जाती है। ठहरने से ही सम्यक निर्णय घटित होते हैं। एक निर्णय तुम जबरदस्ती लेते हो, एक निर्णय जो घटित होते हैं। सम्यक निर्णय जो है ठहरने से घटित होते हैं। कितना कुछ दौड़ भाग करते हैं। पूजा बोलती है क्या होगा, कैसा होगा, क्या बाहु बीज है, कौन सा भाई दूज है, हाँ भाई लोग अपना जो है वो बात नहीं कर रहे हैं, क्या होगा, कैसा होगा, कैसे करूँगी, क्या करूँगी। और वह दिन आ गया, वह दिन आ गया। सहजता से क्या हुआ कि वो अपना जो है मैसेज हो गए, सहजता से बात हो गई। बात होने 5-10 मिनट की बात हुई और सब खुश हो गए, सब नॉर्मल हो गया। हाँ, और जो है बड़ा रिलैक्स लग रहा है। ये रिलैक्सनेस कहाँ से आई है? वो जो हफ्ते 10 दिन की स्ट्रेस चल रही थी ना, उस स्ट्रेस के रिलीज होने से ये रिलैक्सनेस आई है। हाँ? अरे यार रिलैक्सनेस उसके पहले भी थी, बीच में स्ट्रेस को लाने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन आदत पड़ गई है। क्या आदत पड़ गई है? पहले स्ट्रेस पैदा करो और किसी कारण से वो रिलीज हो जाए। क्या बात है। हम कहते हैं ना पुराने ज़माने के जूते हुआ करते थे, आजकल के लोग नहीं जानते। ऐसे जूते हुआ करते थे जो काटते थे। ऐसी चप्पलें हुआ करती थी, सब काटती थी। नया चप्पल, नया जूता मिलने की बड़ी खुशी होती थी। उस ज़माने में बड़ी चीज़ें हुआ करती थी। आज के जैसे आज तुम लोगों के पास है ना 10-10, 20-20 जोड़ी, 25 जोड़ी, ऐसे नहीं हुआ करते थे। बड़े सॉफ्ट अच्छे है ना, बड़ी तकलीफदायक हुआ करते थे। एक टूटती थी तब दूसरी मिलती थी, दूसरी मिलने के बीच में 2-4 दिन नंगे पैर भी रहना पड़ता था, है ना। तब जो है दूसरा चप्पल या दूसरे जूता मिलता था, उसकी खुशी भी होती थी और घबराहट भी होती थी। और जब पहना जाए और चला जाए तो जहाँ तहाँ से छिलने लगता था, लाल लाल निशान पड़ने लगते थे। और चलना है जब तो क्या तकलीफ होती थी। और जब पहुँच करके कहीं बैठे और जूते उतारे, चप्पल उतारी, क्या आनंद आता था, क्योंकि अब नहीं काट रहा है। हर जूता चप्पल काटता था। ऐसी स्थिति है कि स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस पहले तुम क्रिएट करते हो और जो है किसी कारण से वो रिलीज होता है। वाह वाह क्या बात है, ऐसा ही है ना। तो जागने की जरूरत है, प्रति संवेदन से जियो ना, ठहर जाओ। तुम्हें लगता है कि इसके बगैर कुछ नहीं होगा और तुम उसके बगैर आसानी से जी रहे होते हो। एक समय बाद तुम्हें लगता है यह काम नहीं बना तो जीवन मुश्किल हो जाएगा, बाद में पता चलता है काम नहीं बना और तुम आराम से जी रहे हो। फिर प्रयास करना चाहिए कि नहीं? प्रयास होते हैं, सहजता से होते हैं। एक्चुअली क्या है कि एक बड़ा रोग है, ठीक है, हर चीज़ अपनी जगह ठीक होती है। एक होता है, एक बहुत बड़ा रोग होता है परफेक्शनिस्ट। क्या बोलते हैं? परफेक्शनिस्ट, है ना। ये महारोग है एक। अरे भाई ऐसा कोई परफेक्शन होता ही नहीं है। परफेक्शनिस्ट जो है उसके पीछे पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सहजता से कुछ चीज़ें सलीके से होती हैं, बड़ी अच्छी बात है। चीज़ों का सलीके से होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वह एबनॉर्मलिटी नहीं बन जानी चाहिए। वह एबनॉर्मलिटी नहीं बन जानी चाहिए। वह एबनॉर्मलिटी बन जाती है कि ऐसा ही चाहिए। सलीकेदारी अच्छी चीज़ है। हम कहते हैं कि ऐसा नहीं कि सलीकेदारी ना हो, सलीकेदारी तो होनी चाहिए,
घर में आप रहते हो तो सलीके से ही रहना चाहिए, व्यवस्थाएं सलीके से ही होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन वो तुम्हारा स्ट्रेस नहीं बनना चाहिए। हम ये नहीं करें कि सलीकेदारी छोड़ दो, सलीकेदारी होनी चाहिए, लेकिन वो तुम्हारा स्ट्रेस नहीं बनना चाहिए। उससे क्या होगा कि तुम अपने सलीके से चीज़ों को करते रहोगे, और उसमें जो घटित होगा सो ठीक है, जो रिजल्ट आएगा ठीक है, जितना आएगा उतना ठीक है। कि परफेक्शनिस्ट जो चाहता है रिजल्ट 100% चाहता है, 90% आया तो दुखी होता है। एक बंदा सहजता से 90%, बहुत बढ़िया है भाई, दुनिया तो 60-65% में खुश है, हमारे पास तो 90% है। लेकिन परफेक्शनिस्ट कहता है इसको 100% कैसे करूं। ये 100% का चक्कर बहुत बुरी चीज है। रिलैक्स जियो। यह नहीं कहते कि प्रयास नहीं होने चाहिए, सहजता से प्रयास भी होंगे, बड़े आनंद से भी होंगे, और जो रिजल्ट आना है आ जाएगा। चीजें घटित होने दो, ठहरो, सहजता में आओ, और चीजें तुमसे घटित होंगी, उसे घटित होने दो। कई बार ऐसा होगा तुम ठहरे ठहरे से हो और दुनिया को लगेगा तुम पिछड़ रहे हो। तुम दुनिया की आंखों से अपने आप को देखना बंद कर दो। दुनिया बोलेगी, हिप्नोटाइज करेगी, तुम पिछड़ रहे हो, तुम बोलोगे ठीक है, रोटी मिल रही है बहुत है, छत है बहुत है, ये जो है सब ठीक है। और तब तुमसे कुछ चीज़ें घटित होंगी, कुछ अरसे बाद पता चलेगा तुम्हारे हाथ में जो रिजल्ट्स हैं, जो सामान्यतः जो रिजल्ट्स मिलते रहें, उससे 5-10 गुना या 20 गुना ज़्यादा है। और तुम भी झकझोर के अपने आप को देखोगे, अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाओगे। ये ऐसा क्या हो गया, मैंने तो गुणाभाग ही छोड़ दिए हैं, सहजता से जितना होता है। और हम तो पिछड़ रहे थे, पूरी दुनिया की नज़र के हिसाब से पिछड़ रहे थे। अचानक ये हो क्या गया, उस ठहरे होने में कुछ ग्लिम्स आते हैं, कुछ ऐसे आइडियाज़ क्रिएट होते हैं, ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं जो कि 100 साल काम करते रहते हैं लोग, 80 साल 70 साल काम करते हैं, ऐसे आइडियाज़ उनके जीवन में नहीं आते। ऊंची पोस्टों पे, जगहों पे बैठे उनके दिमाग में आइडियाज़ नहीं आते, वैसे आइडियाज़ आना चालू हो जाएंगे। और वो आइडियाज़ जो हैं उनको करने में, काम करने का आनंद होगा, बड़ा इनोवेटिव होगा वो, जो है ना। जैसे कवि कविता सृजता है, उससे सृजन होता है। एक होता है वह नकली कवि, तुकबंद, है ना, करता रहता है, थकता रहता है। और एक कवि है जिससे सृजन घटता है, अभिभूत हो जाता है उस सृजन में। कैसा हो जाता है, अभिभूत। और एक प्रसव की पीड़ा भी उसकी उठती है और वो कविता जन्म लेती है और बड़ी आनंददायक होती है। वह प्रसव पीड़ा बड़ी आनंददायक होती है। और जैसे माँ बनने के बाद, स्त्री को जो माँ बनने के बाद आनंद आता है, वैसा उसे भी आनंद आता है ना। तुम्हें पता है, प्रसव जो है, प्रसव पीड़ा बोलते हैं, प्रसव एक आनंद है, पीड़ा नहीं है। पीड़ा तुम्हारी सभ्यता ने बना दिया ऐसे। तुम्हारी सभ्यता, जितने तुम्हारे हॉस्पिटल और ये सब सिस्टम बने ना, प्रसव की पीड़ा बढ़ती गई है। हम तो आदिवासियों के बीच में रहे हैं, उन्हीं के बीच में पले बड़े हैं, उसी संस्कृति में हम पले बड़े हैं। हमने तो देखा है, जंगल में स्त्री खुद अपना प्रसव करवाती है अकेले, न चीखती है, न चिल्लाती है, न आह करती है, बड़े नॉर्मली, बिल्कुल स्मूथली, स्ट्रेस आता ही नहीं उसके दिमाग में, बैठ जाती है और अपना प्रसव खुद ऐसे करवाती है, अपना बच्चा खुद निकालती है।
तुम ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। वो जो लोहे का हसिया होता है ना, घास काटने वाला, उससे नाल काटती है, और नाल काटती है और उसे न दर्द होता है ना कुछ होता है। एक पुराना सा जो कपड़ा जो धुला हुआ भी नहीं है कई दिनों का, है ना, वो आदिवासी जो है कभी हफ्ते 15 दिन में धोते होंगे कोई कपड़ा अपना, ऐसे नदी में जा कर के थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। तो वह कोई कपड़ा रहता है, उस कपड़े में वह कपड़ा एक एक्स्ट्रा बांध के रखती है कि बच्चा हो जाएगा तो काहे में रखेंगे, उसमें फिर उस बच्चे को रख करके बांध देती है, लटका देती है, कहाँ, पेड़ की डाल से, और फिर अपना काम करती रहती है, जो भी उसका लकड़ी का गट्ठा बनाना है, ये करना है वो करना है, काम कंप्लीट करके फिर उसको उतार के अपना टांगी और चलती बनी। बड़ी सहजता से। तो तुम्हारी सभ्यता यानी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है सहज चीज़ों को असहज कर देते हैं। प्रसव जो है एक सहज घटना है, उसे असहज कर दिया। प्रसव पीड़ा जैसे शब्द आ गए, और पीड़ा भी अब महापीड़ा होने लगी है। अब तो बिल्कुल वो हथियार लेके डॉक्टर तैयार रहते, नहीं ऑपरेशन करना पड़ेगा, यह प्रॉब्लम है वह प्रॉब्लम है। अभी सुना होगा कुछ लोगों ने, हम बोलते हैं हाँ बच्चा होने वाला है, घर में करवा लो, दाई बुलवा के आराम से कर देगी। नहीं समझ में आ रहा है, घर वाले नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं, लाख रुपए एक्स्ट्रा रखना, डॉक्टर को पूछ लेना, नॉर्मल डिलीवरी का कितना 10,000, ऑपरेशन का कितना 30,000, ठीक है, ऑपरेशन से करोगे तो 30,000 रुपये दे देंगे, नॉर्मल डिलीवरी करोगे तो 50,000 दे देंगे, चलो 10,000 और दे देंगे, 60,000 दे देंगे। हमने अभी कहा एक से, और डॉक्टर को बोलना कि वो लाइटें कम जलाएगा ना, लाइटें नहीं जलाएगा, बिल्कुल डिम लाइट में प्रसव कराएगा, 10,000 उसका एक्स्ट्रा दे देंगे हम तुमको, डॉक्टर को बोल देना। और दूसरा क्या करना, बच्चे को उल्टा नहीं करना, उसे ऐसे मारना नहीं, नॉर्मल रखना बच्चे को, उसका 10,000 तुम्हें और दे देंगे, उल्टा नहीं करने का। ऐसे बात करना डॉक्टर से, है ना। ऐसा हमने कहा एक से, वो गए, उन्होंने बात करी, और तुम्हें लगे ना कुछ दवाइयाँ भी टुपटांग मत लिखना, दवाइयाँ लिखोगे तो तुम्हें कमीशन कितना मिलेगा, दवा स्टोर वाले कंपनी वाले 5,000 दे देंगे, तुम हमसे 10,000 ले लेना, चलो 10 और लेना, 20 ले लेना, उससे क्यों खा रहे हो, उससे तो 5 ही कमाओगे ना, कम दवा लिखने का 20,000 तुमको वैसे ही हम ज़्यादा देंगे, गैर जरूरी दवाएं मत लिखना। ऐसे बातें करना, ऐसे बात करवाई, और वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी हो गई उनकी, नॉर्मल डिलीवरी हुई और पैसा लेके गए, ये पकड़ो और भी हम देंगे तुम्हें। उसने हाथ जोड़ा, बोले इतने जूते मार चुके हैं, और जूते मत मारो, ये नॉर्मल सा बिल है, ये भी मत दो तो बड़ा अच्छा होगा, है ना। मतलब डॉक्टरों की आत्मा मर गई है ना, तो वहाँ पर ऐसा करते हैं तो उनकी आत्मा थोड़ी जिंदा होने लगती है। ऐसी हम सलाहें देते हैं। तो जो है सुख प्रसव, प्रसव जो है ना सुख प्रसव, पहले सुख प्रसव हुआ करते थे। सुख प्रसव के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें, सहज चीज़ें। चिड़चिड़ा करके एक पौधा होता है, उसको और क्या बोलते हैं, चिड़चिड़ा को और क्या बोलते हैं, नेट पे देखो, ये अच्छा नाम है उसका, हम बोल रहे हैं। हाँ, अच्छा सा नाम है, मैं जानती हूँ उस पौधे को। हाँ, तो उसका जो है उसकी जड़ ले लो, और उसको जो है कॉटन के वाइट कपड़े में बांध लो, और सद्य प्रसूता है जिसको अब प्रसव होना है, उसकी नाभि पे बांध दो, नाभि पे बांध दो, 2 मिनट लगेगा, 3 मिनट लगेगा, बच्चा पैदा हो जाएगा। सुख प्रसव, ना दर्द होगा ना कुछ होगा। पहला काम ये करना, जैसे प्रसूत बच्चा पैदा हो उसको निकाल के फेंक देना, है ना। तो ऐसे बड़ी आसान सी चीज़ें हैं, प्रसव सुख प्रसव होते हैं। अब जो है सभ्यता और इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है सहज चीज़ों को असहज कर देते हैं।
उसमें पीड़ा जोड़ देते हैं, तकलीफ जोड़ देते हैं। ठीक है ना। अब तुम्हें जल्दी और ज़्यादा पाना है। ये क्या इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है। दौड़ो भागो, नहीं तो तुम पिछड़ जाओगे। क्या कहते हैं स्वामी जी, हम भी आपके जैसे ही सोचते हैं, लेकिन क्या करें, गृहस्थ हैं, जिम्मेदारी हैं। और बताओ, यदि हम ऐसे दौड़ भाग ना करेंगे तो पिछड़ नहीं जाएंगे। पिछड़ने का भय कि वो तुम्हें क्या कहते हैं कि दौड़ो भागो, और दौड़ भाग करके तुम तय करो। सांसारिक निर्णय जो है दौड़ते भागते लो, और दौड़ते भागते जो भी निर्णय लिए जाएंगे उन निर्णयों से तुम जो है कभी सहज नहीं हो पाओगे। तुम अपने आप को खोते जाओगे, तुम अपने आप को खोते जाओगे, तुम अपनी हानि करते जाओगे। और खुद को खो दिया तो उससे बड़ी और क्या हानि होगी। सबसे बड़ी लॉटरी जैकपॉट क्या है? खुद को पा लेना। जैकपॉट क्या है? खुद को पा लेना। और सबसे बड़ी हानि क्या है? खुद को खो देना। तुम दौड़ते भागते खुद को खो रहे हो, और बाहर कुछ पा भी लिया तो उस पाने का क्या मूल्य है, यदि खुद को ही खो दिया तो उसको सम्यकत्व चाहिए। भीतर ठहरे हुए रहो, तो उसके बाद में बाहर जो भी हो वह ठीक है। हो सकता है तुम अरबपति न होकर करोड़पति रहोगे, लेकिन तुम सेटिस्फाइड रहोगे। या हो सकता है तुम उस सहजता में अरबपति न होकर खरबपति भी हो जाओगे, लेकिन तुम सहज ही रहोगे। इधर भी हो सकते हो, उधर भी हो सकते हो, ठीक है ना। लेकिन तुम अपने आप को नहीं खो पाओगे, सहज बने रहोगे। और यही सबसे बड़ा जैकपॉट है, और यही तो विजडम है। विजडम से ये संभव है ना। ये संभव कैसे? विजडम से संभव है ना। तो दौड़ते भागते जो है तुम जो भी निर्णय लोगे गलत होंगे, और ठहर कर जो निर्णय आएगा प्रति संवेदन से वो हमेशा से सही होगा। उसमें राइट लेसनिंग होगी। राइट लेसनिंग हो गई मतलब तुम और निर्भर हो गए, तुम और हल्के हो गए, और सहज हो गए, और यही तुम्हारा लाभ है। किसी और लाभ की क्या अपेक्षा करते हो? बाकी लाभ तो आते जाते रहते हैं और आते जाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो ठहर के बिजनेस करेगा उसका बिजनेस नहीं अपना कमज़ोर होगा, बेकार की बात है। ठहरे हुए व्यक्तित्व जो है और वो बिजनेस ऑपरेट करेंगे, उनसे बिजनेस होता है। हो सकता है उसकी बिजनेस की क्वालिटी अलग हो, उसकी ब्रांडिंग अलग हो सकता है बहुत आगे निकल जाए। हमें तो लगता है जो ठहर के निर्णय लेते हैं ना, जो बड़े बिजनेस खड़े किए हैं, वो ऐसे ही व्यक्तित्व रहे होंगे जो आपाधापी में काम नहीं करते, उनके जीवन में कोई ठहराव रहा होगा, तभी उनके पास मेरेकुलस आइडियाज़ आते होंगे। और ठहरे होने के कारण और मेरेकुलस आइडियाज़ आते रहेंगे, उस कारण से जो है उनका बिजनेस किसी पीक पे चला गया और उनकी ब्रांडिंग हो गई। ये ठहरे हुए व्यक्ति रहे होंगे। ठहराव सीखना है। ठहराव सीखोगे, ठहराव में आओगे तो विजडम आ गई। दौड़ते भागते कुछ करना चाहोगे तो ईगो है। तुम किसी लक्ष्य की तरफ दौड़ रहे हो, एम्बिशियस हो, और तुम दौड़ भाग रहे हो, तुम्हारे सारे निर्णय जो है उस ईगो पे ही रहेंगे कि मैं हूँ और मुझे वह पाना है, वह मेरी मंजिल है। बीच में जो आड़े आया वो दुश्मन है। बीच में कोई भी कुछ कर रहा है तो उससे मुझे संघर्ष करना है, उससे हराना है, ठोकर मारना है, कुछ करना है और मुझे आगे जाना है ना। और अगला भी सी उसमें है, वह तुम्हें ठोकर मारेगा, तुम उसे ठोकर मारोगे, दौड़ भाग चलती रहेगी। इसमें जो है कई जगह धोखे दिए जाएंगे, कई जगह धोखे खाए जाएंगे। अपने धोखे जस्टिफाइड होंगे कि मैं तो सही हूँ, सामने वाला गलत है। तुम जो करोगे सही है और सामने वाला जो करेगा वो गलत है। तुम्हारे गुणा भाग तो ऐसे ही चलेंगे। ठहर के तुम यदि जो जैसा उसको देखते हो, सम्यक दृष्टि है, तो वहाँ पर तुमसे तुम्हारे भीतर से सहज निर्णय आएंगे। और यही विजडम है। इस विजडम को जीना है, और यह विजडम जो है तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। विजडम से महालाभ है, अतिशय लाभ है।
और वह लाभ यह है, ऐसा जैकपॉट लगता है, इसे तुम अपने आप को पा लेते हो। खुद को पा लेना सबसे बड़ा जैकपॉट है, और इसीलिए तो तुम जन्मे हो यहाँ। तुम कहते हो कि पाना मैंने जैकपॉट था, और तुम कुछ और दूसरे पॉट के पीछे से पड़ गए, न जाने कौन कौन से पॉट के पीछे पड़ गए। हाँ, और कोई जैकपॉट पाना था। जैकपॉट यही कि खुद को पाना था। जन्म इसलिए तो है ना कि हम अपने आप को पा लेंगे, इसलिए तो तुम जन्मे थे ना। और यहाँ आकर के तुम इन्फ्लुएंस स्ट्रीम में आ गए, माया में फंस गए कि यह पाना है, यह पाना है, इसको कैसे करेंगे, संसार कैसे संभालेंगे, गृहस्थी संभालनी है, यह करना है, वह करना है, फलाना करना है। एक चींटी को जो भी राम पाल लेते हैं, एक पक्षी को भी राम पाल लेते हैं। क्या है वो दोहा राम वाला? है किसी को ख्याल? कोई दोहा है ना? क्या? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास कबीरा कह गए सबके दाता राम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास कबीरा कह गए सबके दाता राम। कबीर ने कहा है, रहीम ने कहा, किसने? दास मल्लुका कह गए, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। मल्लुकदास जी ने कह दिया, है ना, कि सबके दाता तो राम है। सबके लिए इंतजाम होता है, तो तुम्हारे लिए इंतजाम क्यों ना होगा? अब पंछी क्या काम नहीं करता? एक दृष्टि से देखो काम करता है, घोंसले बनाता है, यह करता है, बच्चे भी पालते हैं, दाना भी चुगने जाते हैं, काम तो करते हैं। चींटी को देखो तो कहा जाता है सबसे ज़्यादा श्रम चींटी करती है ना। अजगर को देखो तो अजगर भी अब सरकता तो है, जाता है कहीं ना कहीं, दांव लगाता है, कहीं ना कहीं शिकार पकड़ता है, शिकार पकड़ने के लिए बड़ी जुगत लगाता है, पेड़ों में जाके अटका खड़ा रहता है, जब शिकार आता है तो धम्म से गिर जाता है ताकि उससे वो दब जाए, अचानक उसको लपेट लेता है, धीरे से निकलता है, निकलने में उसको टाइम लगता है, फिर जाकर किसी पेड़ पे लिपट करके अपने आलस में पड़ा रह जाता है, तो पछता रहता है, वह महीनों पड़ा रहेगा, है ना। कर्म तो उससे भी होते हैं। लेकिन पक्षी को देखो, पक्षी कहीं थकता है, पक्षी कहीं कोई शिकायतें करता है, वो ऐसा लगता है उसका आनंद है घोंसला बनाना। बया को देखा है घोंसला बनाते हुए? कैसी चहकती रहती, खेलती रहती हैं और घोंसला बनाती रहती हैं। एक ही पेड़ पर बहुत सारे घोंसले रहते हैं बया के, कोई उन्होंने पेड़ चुन लिया, पूरा समूह उसमें घोंसला बनाएगा, अनेक घोंसले बनाए जाएंगे और बनते रहेंगे, खेलते रहेंगे। ये ठंड के दिन आ रहे हैं ना, ठंड के दिनों में उनका काम चलता है, पूरा समूह जो है लगा रहेगा और धीरे धीरे बुनते रहते हैं। ऐसा नहीं लगता कि कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है खेल खेल रहे हैं। खेलते 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 उनके घोंसले बन जाते हैं। उस खेल खेल में जो है उनके आपस में प्रेम व्यवहार हो जाते हैं। उस खेल खेल में फिर जो है घोंसला तैयार होते होते उनके अंडे देने का समय हो जाता है, और अंडा हो जाता है, फिर बच्चे हो जाते हैं। फिर वो जो है, जो कपल है वो लगा रहता है फिर बच्चों के लिए, और फिर दाना पानी चुगते रहते, खिलाते रहते, लेकिन लगता नहीं है, इतनी व्यस्तता उनके जीवन में रहती है, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। पंछी करे ना काम, वो काम नहीं करते हैं, वो जीवन वो सहजता से जी रहे हैं, उनसे हो रहा है। वो कोई काम नहीं कर, कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, सहजता से हो रहा है। सबके दाता राम, और सब उनका काम बन रहा है।
उनको पेड़ मिल जाता है, उनको तिनके मिल जाते हैं, उनका घोंसला बन जाता है, उनको दाना पानी मिलता रहता है। तो अस्तित्व में सबकी व्यवस्था है, लेकिन तुम्हें श्रद्धा नहीं है अस्तित्व के प्रति, क्योंकि तुम जो सेपरेशन को जी रहे हो ना। श्रद्धा का मतलब हम सेपरेट नहीं हैं, तो फिर तो ठीक है, हम परिवार का हिस्सा हैं, तो हमें तो सब मिलेगा ही ना, सबको मिल रहा है तो हमें भी मिलेगा, हम भी तो उसी परिवार का हिस्सा हैं। तो श्रद्धा हो गई। तुम इतने फियर्स में जी रहे हो, इतने फियर्स में जी रहे हो कि क्या कहना। तुम्हें किसी पे भरोसा ही नहीं है। बात श्रद्धा की है, बात जो है श्रद्धा की है। अब तुम जो है कहीं पर भरोसा नहीं है, तुम्हारा मतलब तुम अपनी पृथकता की घोषणा कर रहे हो, अपने सेपरेशन की घोषणा कर रहे हो। और श्रद्धा का अर्थ है तुम जो है टूटे हुए हो ही नहीं, एक हो, तो तुम्हारा ख्याल सदा रखा जाएगा। ठीक है, कुछ लाभ हानियां होती रहती है संसार की, लेकिन यह देखो कि तुम्हारे पास व्यवस्था तो है, 2 जून की रोटी की व्यवस्था तो है, कपड़े लत्तों की व्यवस्था तो है, तुम्हें कोई काम पड़ता है तुम्हारे काम निकल तो जाते हैं, व्यवस्थाएं तो सारी चल रही हैं। नहीं चल रही ऐसा तो है नहीं। इसका यह अर्थ नहीं है कि जो हानियां हैं वह तुम जो है जानबूझकर करते रहो। तुमने जानबूझकर नहीं किया, हो गई तो हो गई। उसमें कुछ लेसन छुपे थे, लेसन मिल गए। राइट लेसन्स को पकड़ना और उसको अपने जीवन में घट जाने देना है ना। अब जो हो गया उसका रिग्रेट करते रहोगे तो रिग्रेट से तो कुछ होने वाला है नहीं। जो हानि होनी थी वो तो हो गई, उसका रिग्रेट करने से क्या होने वाला है। हाँ, तुम अपनी चेष्टा बीच में करते रहते हो, करते रहो, चेष्टा सहजता से हो। यदि हो सकता है उससे कुछ रिकवरी होनी है तो हो जाएगी, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। उसमें जो है तुम अपने प्राण क्यों घुसा देते हो। प्राण उसमें घुसा दोगे तो छटपटाओगे, और वो छटपटाहट तुम खुद पैदा कर रहे हो। उसमें प्राण घुसाने की क्या जरूरत है। भाई लेसन था, लेसन हो गया, और सहजता से जो कुछ होना है वह होता रहेगा, घटने दो। श्रद्धा से जियो, अविश्वास से मत जियो। विश्वास और अविश्वास इन दोनों से ऊपर उठ जाओ, श्रद्धा के पास। समाधान श्रद्धा में। विश्वास और अविश्वास दोनों अटपटे शब्द हैं, गंदे शब्द हैं, बदबूदार शब्द हैं। विश्वास और अविश्वास दोनों ही। श्रद्धा से जियो और पति संवेदन से। श्रद्धा और पति संवेदन अपने आप में बहुत काफी है, पर्याप्त है तुम्हारे जीवन को दिशा देने के लिए। इससे विजडम जागेगी, विजडम से ही हम परिपुष्ट होंगे। दोनों एक दूसरे को परिपुष्ट करते हैं। सीखना यही है। विजडम जो है हमेशा कल्याणकारी है, और विजडम हमेशा ठहरने से आती है। जो द्वंद्व है कि हम जो है ईगो से जिए कि विजडम से जिए, विजडम से जिए, ये तुम्हारा निर्णय नहीं है। तुम्हारा निर्णय यह होना चाहिए कि ईगो है, यह दौड़ है, यह पागलपन है, इसे जान लिया जाए, इसकी व्यर्थता को जान लिया जाए, तो ये पागलपन की दौड़ जैसे ही समाप्त हो जाएगी, तुम्हारा ठहरना हो जाएगा। तुम्हारा ठहरना हो जाएगा तो विजडम अपने आप पैदा हो जाएगी, विजडम अपने आप आ जाएगी। विजडम तुम ला नहीं सकते, तुम अपना पागलपन छोड़ सकते हो।
तुम अपनी एबनॉर्मलिटीज़ को समझते हो, एबनॉर्मलिटी को एबनॉर्मलिटी की तरह समझते हो, तो एबनॉर्मलिटी विसर्जित हो जाती है। एबनॉर्मलिटी जैसी विसर्जित हो जाती है, तुम सहज स्वाभाविक हो जाते हो। सहज स्वाभाविक होने यानी ठहर जाते हो। ठहर जाते हो तो तुम प्रज्ञावान हो जाते हो। प्रज्ञा है ठहर जाना, विजडम है ठहर जाना। और प्रज्ञावान क्या लभते ज्ञानम, ऐसा ही कुछ है ना। श्रद्धा, हाँ, श्रद्धावाद लभते ज्ञानम। हम चलो ठीक है, तो श्रद्धा कहाँ होगी, जहाँ प्रज्ञा होगी वहीं तो श्रद्धा होगी ना। तो ऐसे भी कह सकते हो प्रज्ञावान लभते ज्ञानम, है ना। प्रज्ञा तो आएगी वहीं से ना, प्रज्ञा से श्रद्धा आएगी, श्रद्धा से प्रज्ञा आएगी, अन्योन्य आश्रित है ना। इसलिए श्रद्धा करोगे तो प्रज्ञावान हो जाओगे। प्रज्ञावान हो जाओगे तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। प्रज्ञा तो अपने आप में ज्ञान ही है ना। प्रज्ञा का मतलब ही तो ज्ञान है ना। श्रद्धावान रहोगे तभी तो प्रज्ञा जागेगी ना। लभते ज्ञानम, ज्ञान क्या है, श्रद्धा, प्रज्ञा, है ना। ज्ञान का मतलब वो थोड़ी किताबें, मुझे ये है, इतने शास्त्र याद हैं, इतना ही लगा तो मैं इतना ज्ञानी हूँ, है ना, इतने वेदों का ज्ञाता हूँ। यह कोई बात हुई? यह कोई प्रज्ञा है? इतने वेद, इतने किताब पढ़ी तो मेरे पास प्रज्ञा होगी? किताबें पढ़ने से कोई प्रज्ञा आती है? वेदों के से पढ़ने से आ रही होती तो कितने लोगों ने वेद पढ़ा है। और तुम हमें सुनने आए हो, हमने एक भी वेद नहीं पढ़ा, एक भी उपनिषद नहीं पढ़ा। ये दो चार टुकड़े आधे अधूरे से अब पता रहे, तुमसे पूछते हैं कर इसका क्या है, उसका क्या है ना। वो कहीं कहीं से ऐसे कहीं उड़ते उड़ते सुन लिए होंगे, कहीं उतना ही पता रहता है, वो ठीक से याद नहीं रहता उसका। तुम ही से पूछ लेते हैं किसमें क्या है, गूगल से देख के बता दो। एक भी श्लोक हमें ठीक से नहीं आता है, वो दो चार छोटे छोटे वाले थोड़े थोड़े सुनते सुनते हो गया कहीं, उससे ज़्यादा हम बोल ही नहीं पाते। और तुम हमें सुनने आ रहे हो, जब कितने ज्ञानी बैठे हैं, उनको मुखाग्र सारे, हाँ, शास्त्र याद हैं, वेद उपनिषद याद हैं, उन लोगों को सुनने, उनके पास तुम उनको सुनने के लिए जाते नहीं हो। तुम दुनिया भटक के हमारे पास आ रहे हो, जिसने न वेद पढ़े, न शास्त्र पढ़े, न उपनिषद पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़ा। दुनिया में बहुत चलती है गीता, जिसने गीता भी न पढ़ी, हाँ, गीता का एक श्लोक भी नहीं आता। प्रज्ञा बिल्कुल अलग चीज है, किताबों से कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो कबीरदास जी जैसे प्रज्ञावान कहाँ मिलेंगे? अंगूठा छाप रैदास जी, है? न जाने कितने अंगूठा छाप हैं और उन पर कितनी पीएचडी लिखी जा रही है, उतने वैसे प्रज्ञावान कहाँ मिलेंगे? किताबों में न ढूंढो, इन्फॉर्मेशंस में न ढूंढो। इन्फॉर्मेशंस के नाम पे तुमको न कितना गार्बेज पकड़ाया जा रहा है आजकल, नहीं देखते? तुम्हें जो है दिन रात परोसा जा रहा है, वर्चुअली तुम्हें गार्बेज परोसा जा रहा है, तुम एक्चुअली उसे खा ही जा रहे हो और बदहजमी के शिकार हो ही जा रहे हो। तो विजडम है ठहर जाना, किताबों के चक्कर में न जाओ, बस ठहर जाओ। ठहरोगे तो हाँ विजडम है, प्रज्ञा है। श्रद्धा करनी पड़ेगी, तभी तुम ठहर पाओगे। नहीं तो इन्फ्लुएंस सिस्टम कहेगी देखो तुम पिछड़ जाओगे, दौड़ो भागो, और तुम्हें वही अच्छी लगती है इन्फ्लुएंस सिस्टम। वो तुम्हें डराती है कि देखो इससे तुम इसे पिछड़ जाओगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अर्चना दौड़ती रही कितने साल से,
अचानक उसके जीवन में निर्णय आया कि नहीं, बहुत होगी दौड़, अब ठहर जाना है, और उसने ठहरने का निर्णय लिया। उसके जीवन में ठहराव बढ़ते जा रहा है। उसे समझ में भी आ रहा है अब धीरे धीरे कि ठहराव बढ़ रहा है और दुनिया चल रही है अपनी जगह पर, जैसी चलनी चाहिए बराबर चल रही है। कुछ बहुत गड़बड़ मामला नहीं है, जैसा हो जा रहा है सब मैनेज हो जाता है भीतर से ठहरने पर भी। मन कहता है कि भीतर से बेचैन रहना, हलचल बस लगे रहना चाहिए, नहीं तो तुम पिछड़ जाओगे। एक्चुअल जो वर्किंग है, एक्चुअल अपनी जगह होती है, लेकिन तुम वर्चुअली जो है उसकी एक्सरसाइज दिन रात करो, सपने में भी करो। नहीं तो सपने तुमने नहीं देखे ना अपने काम धाम व्यापार के, तो तुम्हारा काम धंधा बैठ जाएगा। तो सपनों में भी तुम वही देखो, निद्रा के सपनों में भी और दिवा सपनों में भी। दिन में भी तुम अपना विचार करते रहते हो, घोटते रहते हो, ऐसा वैसा या वह, उपयोगिता उसकी कुछ भी नहीं है। तुम तैयारियां कर रहे हो कि जब ऐसा होगा तो हम ऐसा ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे, और जब वो सिचुएशन आके खड़ी होती है तब जो है जैसी परिस्थिति आती है वैसे अचानक निर्णय आते हैं और वैसे तुम कर गुजरते हो। तब मुड़ के भी नहीं देखते कि मैंने इतनी प्लानिंग करी थी, वो तो काम आई नहीं, मतलब मैं तो पागल हूँ कि 1000 बार मन में घोटा था और वो काम आया ही नहीं। जब परिस्थिति आई तो मामला निपट गया। 1 हफ्ते से घोट रही थी पूजा, घोट रही थी और उससे वो चीज़ कोई काम आई नहीं, उससे वो नतीजे कहीं काम नहीं आए। और हैपनिंग के माध्यम से वो चीज़ें चुटकियों में सुलझ गई, अपने आप सुलझ गई। तब पीछे मुड़ के देखना चाहिए नहीं कि क्या पागलपन कर रहे थे हम। असहजता का आग्रह है, कितना आग्रह है देखो तो। मन में हम जो है वर्चुअली चीज़ों को घोटते रहते हैं, यही तो असहजता है। और उसका कभी उपयोग होता ही नहीं है, उपयोग में चीज़ें आती ही नहीं है। और जो घोटता नहीं है ना, उसकी विजडम बहुत आगे होती है। सहज सरल शांत जैसी घटना सामने आई, इधर देखा, इधर समाधान खड़ा। समस्या और समाधान एक साथ प्रकट होते हैं। इधर समस्या दिखती है, साथ में समाधान दिखता है, और प्रतिसंवेदन के माध्यम से मामला सलट जाता है। वहाँ द्वंद्व होता ही नहीं, फटाफट मामला सलट जाता है। इधर जो प्लानिंग में जो है विजडम होती ही नहीं। सामने समस्या आ जाती है तब थोड़ी लड़खड़ाते हैं, फिर उसके बाद में अंदर से कुछ चलता है और किसी प्रकार से फिर उसको निपटाते हैं। लेकिन निपटाते हैं तो पुरानी सारी तैयारी कुछ भी काम नहीं आती। तब ये अक्ल नहीं आती कि उस ऐसे जुगाली करने का मतलब क्या है जो काम बंद आती नहीं। उस व्यर्थ को व्यर्थ की तरह देखो तो तुम्हारी दौड़ खत्म होगी, तुम्हारा ठहरना चालू होगा। भीतर से तुम पागलों की तरह दौड़ रहे हो। भीतर ठहरोगे तो ठहरने से तुम देखोगे सब ठीक हो रहा है, तुम्हारी श्रद्धा बढ़ेगी, विजडम बढ़ेगी। ठहरना ही सीखना है, सारा लेसन जो है ठहरना सीखने का है। तुम ठहरते हो तो देखते हो कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कॉस्मिक रिदम जैसी होनी चाहिए वैसी है, परफेक्ट है अपनी जगह में। तुम्हें इसमें कुछ सुधार करने की, जोड़ने घटाने की जरूरत है नहीं। और कॉस्मिक रिदम के तहत तुम भी, तुम्हारे माध्यम से भी कुछ होने लगता है। तुम निमित्त हो जाते हो। तुम क्या हो जाते हो? निमित्त हो जाते हो। तू करने वाला है कौन? ये सब हो रहा है। यही तो गीता का सार है ना। निमित्त हो जा, निमित्त हो जा। तो अपनी टांग बीच में मत फंसा, तो अपनी अकल बीच में मत ला। निमित्त हो जा, श्रद्धा कर। निमित्त हो जा मतलब श्रद्धावान होगा तभी तो निमित्त बनेगा ना। निमित्त बनेगा और प्रज्ञा है, प्रज्ञा से जो होगा सब परफेक्ट होगा। विजडम को केंद्र में रखो, बाकी सब टूल्स है। विजडम
जब जिस टूल का उपयोग करना होगा उसका कर लेगी प्रति संवेदन के माध्यम से। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, भय, यह विष है, उतनी मात्रा में उस विष का प्रयोग करेगी जो दवा की तरह है। सांप का विष, खतरनाक सांप का विष सबसे महंगा होता है, पता है? जितना खतरनाक सांप, कोबरा और ये वो, इनके विष कितने महंगे होते हैं। गुरु जी, हमसे गलत चीज़ें हो जाती हैं जब, तो हम गलत चीज़ों के निमित्त बन जाते हैं, तो इसका मतलब जीवन में श्रद्धा नहीं है, प्रज्ञा भी नहीं है। हाँ, वही तो है, वही तो है कि श्रद्धा की कुछ कमी है, तभी तो तुम गलत चीज के निमित्त बन रहे हो। तुम इन्फ्लुएंस स्ट्रीम में थे, अब यदि तुम किसी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम में नहीं रहोगे तो गलत चीज के निमित्त तुम बनोगे ही नहीं। एक ठहरा हुआ व्यक्ति जो है गलत चीजों का निमित्त हो ही नहीं सकता, बनेगा क्यों? क्यों उसका निमित्त होने के लिए तैयार होगा? ठहरा हुआ व्यक्ति बोलेगा कि इसकी जरूरत है क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं। इन्फ्लुएंस सिस्टम बोले कि ऐसा कर लो, इसमें ऐसा मिल जाएगा, ऐसा फायदा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, चलो कर लेते हैं, और वहाँ तुम गलत कर जाओगे। और ठहरा हुआ व्यक्ति बोलेगा ये ऐसा है, नहीं है जरूरत, जाने दो, जो है वो काफ़ी है। हमारे पास जो ठीक ठीक सिस्टम चल रहे हैं, यह जो श्रम है उस सिस्टम में ही लगा देते हैं, इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है? तो जो कुछ है उसी को अपना हिसाब से कर लो और वहाँ बात बन जाती। ठहरे हुए व्यक्ति के पास सहज और स्वस्थ निर्णय होते हैं, और दौड़ता भागता व्यक्ति, उसको कोई भी इन्फ्लुएंस सिस्टम धक्का दे के बोलती है कि अरे इसमें ऐसा कर लो, इसमें ऐसा ऐसा हो जाएगा, और इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। ठहरा हुआ व्यक्ति इन्फ्लुएंस में नहीं आता, इधर से देखता है कि आ रहा है धक्का, किनारे होके खड़े हो जाते, धक्का निकल जा आगे। कोई चीज़ आ रही धकियाने वाली, ठहरा हुआ व्यक्ति देखता है बस उसको क्या करना है। गेंडा दौड़ते हुए आता है ना, क्या करना है? भागना है गेंडे को। गेंडा आ रहा है दूर से, बिल्कुल चुपचाप खड़े रहो। आ रहा है। जब वो 7-8 फीट 10 फीट दूर बचे, 10-12-15 फीट दूर बचे, तब थोड़ा सा इधर 5-7 फीट हट जाना है। 5-7 फीट हट जाओगे, गेंडा तो उसी जहाँ जिस रास्ते से दौड़ते हैं उसी रास्ते से दौड़ के आगे निकल जाएगा, है ना? तुम बाजू में खड़े से आराम से देखते रहो गेंडे को, और तुम भागोगे तो गेंडा तुम्हारे पीछे भागेगा। भागना ही नहीं, तुम गेंडे को बस चुपचाप उसको देखते रहो, उसका मौज लेते रहो। आ रहा है 15-20 फीट बचा है, बस थोड़ा सा बाजू में हट के खड़े हो जाओ, वो सीधे उसी जिस रास्ते से आ रहे हो आगे निकल जाएगा। इधर उधर तो देख सकता नहीं हुआ। तो यही बात है, तुम ठहर जाओ, देखते रहो समस्या को। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम आ रही है, सस्ता से देखते रहो, बड़ा मजा लोगे तुम इन चीज़ों का। और जब ज़्यादा ही पास में आके वो करने लगी तो किनारे हट के खड़े हो जाओ। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम ऐसा है कि उसको कोई ना कोई ग्राहक चाहिए। अब वो देखा कि ग्राहक गायब है, कि तो आगे दौड़ के इसको निकल जाना है, दूसरा ग्राहक ढूंढना है ना? तुम गियर में नहीं आए तो अगले किसी को गियर में लेना है, अगला ग्राहक चाहिए उसको तो गेंडे की तरह दौड़ के निकल जाना है। ठहर जाओ, ठहरते ही सब कुछ ठीक हो जाता है। ठहरते ही, न करने से सब कुछ ठीक हो जाता है, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तुम भीतर से ठहर जाओ, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तब तुमसे होगा जो उचित है हो जाएगा, जो अनुचित है तुम उसके निमित्त नहीं बनोगे। भीतर ठहरना भरे। तो आज की सभा यहाँ समाप्त करें।